जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है दीपेश भट्ट और पॉलिटी सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी हम आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। ठीक है, तो कौन होते हैं सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है सिटीजनशिप के बारे में, सिटीजनशिप एक्वायर कैसे की जाती है, सिटीजनशिप को लॉस कैसे होता है, इन सब के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। कौन कौन से आर्टिकल हैं सिटीजनशिप के लिए, कब तक सिटीजनशिप दी गई है, किसके पास पावर है सिटीजनशिप देने की, सिटीजन्स को क्या स्पेशल राइट्स हैं एलियन से। एलियन मतलब जो बाहर के दूसरी कंट्री में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों से रिलेटेड हमारे कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको क्या स्पेशल राइट्स हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स उनको मिलते हैं, कौन से लीगल राइट्स मिलते हैं। ठीक है, क्या अधिकार एलियंस को नहीं है, एलियंस के डिवीजन कौन कौन से हैं, किस टाइप के एलियंस हैं, है ना। एनिमी एलियन, फ्रेंडली एलियन, दो तरह के एलियन हैं। तो ये सब आज हम देखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन। सिटीजन्स आर फुल मेंबर ऑफ एन इंडियन स्टेट, है ना, फुल मेंबर है इंडियन स्टेट के। और हमारे यहाँ कौन सी सिटीजनशिप मानी जाती है, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया रिकॉग्नाइज ओनली सिंगल सिटीजनशिप। आर्टिकल कौन सा है ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, एलियंस आर सिटीजन ऑफ अदर स्टेट विच आर फॉरेन। ठीक है, फॉरेनर्स है ना। एनिमी एलियंस होते हैं और फ्रेंडली एलियंस होते हैं, दो तरह के एलियंस होते हैं। फ्रॉम एनिमी कंट्री विथ नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जनरली एक एलियन को पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं कोई भी। ठीक है, लेकिन जो एनिमी एलियंस होते हैं उनको पॉलिटिकल राइट्स ना मिलने के साथ साथ आर्टिकल 22, ठीक है, प्रोटेक्शन इन केस ऑफ डिटेंशन, ठीक है, और अरेस्ट होने के बाद जो राइट्स हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये दो राइट्स भी एक एनिमी एलियंस को नहीं मिलते हैं। तो ये अच्छा एक क्वेश्चन है कि एनिमी एलियन और फ्रेंडली एलियन में क्या डिफरेंस है। तो मेजर डिफरेंस है आर्टिकल 22 का। ठीक है, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 विल नॉट बी अवेलेबल टू अ एनिमी एलियन। ऐसे एलियन, ऐसी कंट्री के सिटीजन जो कि करेंटली इंडिया के साथ वॉर की स्टेट में है, उस कंट्री के सिटीजन इंडिया के लिए एनिमी एलियन कहलाएंगे। और ऐसे लोगों को कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे, फंडामेंटल राइट। और मेजर फंडामेंटल राइट कौन सा, आर्टिकल 22। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डील विद सिटीजनशिप इन पार्ट 2। कौन सा पार्ट है ये, पार्ट 1 हमने देखा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4 इससे पहले देख चुके हैं ना। फिर आर्टिकल 5 to 11 की बात हो रही है इस पार्ट में। मतलब सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 5 to 11 तक आएंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एलोबरेट ऑन एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 26 जनवरी 1950 तक किस किस को सिटीजनशिप दी गई है इस बारे में बात की है, लेकिन इसके आगे के लोगों को कैसे सिटीजनशिप मिलेगी, कैसे सिटीजनशिप का लॉस होगा, इस बारे में कोई भी बात नहीं की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सारी पावर उन्होंने पार्लियामेंट को दे दी कि पार्लियामेंट इसके आगे देखेगी, एक लॉ बनाएगी और आगे देखेगी। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले की सिटीजनशिप के बारे में बात हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये चीज ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एलोबरेट ऑन एक्विजिशन और लॉस ऑफ सिटीजनशिप। एक्विजिशन और लॉस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन। एलोबरेटेड लेटर बाय पार्लियामेंट इन सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर आर्टिकल 11 ये पावर दी है पार्लियामेंट को कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी एक्ट बनाना है वो पार्लियामेंट बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, पार्लियामेंट बनाएगी वो लॉ। और उसकी पूरी पावर पार्लियामेंट को दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। और उसी के तहत उस पावर को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 को लेके आया। ठीक है, ओनली आइडेंटिफाइज पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, ओनली आइडेंटिफाइज पर्सन हु बिकेम सिटीजन ऑन, वही मैंने बोला कि 26 जनवरी 1950 या उससे पहले जो उस दिन तक जो सिटीजनशिप एक्वायर कर रहे हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, पहली बात है पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, ये आर्टिकल है
आर्टिकल 5 के डोमिसाइल जिसके पास है उनके बारे में उनको सिटीजनशिप दी जाएगी, ठीक है। तो पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। ऐसे लोग जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ माइग्रेट करके इंडिया में आए 26 जनवरी 1950 से पहले, उनको सिटीजनशिप देने की बात आर्टिकल 6 में कर रहे हैं, ठीक है। फिर ऐसे लोग जो पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न्ड, ठीक है। ऐसे लोग जो इंडिया से जब डिवीज़न हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ और सभी जितने भी सिटीजन्स, जितने भी लोग रेसिडेंट थे इन दोनों देशों में, इनके पास राइट था कि वो किसी भी जगह पे जा सकते हैं। वो इंडिया के सिटीजन्स भी रह सकते हैं और पाकिस्तान के भी सिटीजन्स रह सकते हैं। तो कुछ लोग जो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ आए उनके लिए आर्टिकल 6 बात करता है कि पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, टूवर्ड्स इंडिया, उनकी आर्टिकल 6 में बात होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया से पाकिस्तान तो गए लेकिन वापस इंडिया में आ गए, ठीक है। पहली बात तो क्या हुई 6 में, पाकिस्तान से इंडिया आने वाले, ठीक है, सिंध प्रोविंस में रहने वाले, मुल्तान प्रोविंस में रहने वाले, वो लोग आए इस साइड, ठीक है। दूसरी 7th आर्टिकल ये बात करता है इंडिया से पाकिस्तान गए, हमारे हैदराबाद से कुछ लोग पाकिस्तान गए, भोपाल से पाकिस्तान गए, है ना, लेकिन कुछ समय बाद वापस आ गए और उनको भी सिटीजनशिप देनी पड़ेगी। तो उनको सिटीजनशिप देने के लिए आर्टिकल 7 बात करता है, ठीक है। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इसकी बात भी सिटीजन्स जो पर्सन हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं और आउटसाइड रहते हैं इंडिया के, उनके लिए भी बात हुई है, ठीक है, कि उनको कैसे रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे उनको सिटीजनशिप देंगे। इंडियन ओरिजिन के हैं पर्सन, है ना, आर्टिकल 8। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स सिटीजन्स को मिले हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ आर्टिकल्स ही हैं जो सिर्फ सिटीजन्स पे अप्लाई होते हैं और बाकी लोगों को ये राइट्स नहीं मिलते हैं। फंडामेंटल राइट एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है और वो हर एक इंसान को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ सिटीजन्स को मिल रहे हैं कुछ कुछ फंडामेंटल राइट्स। बहुत सारे फंडामेंटल राइट है, उनमें से कुछ फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं। वो आर्टिकल कौन कौन से हैं? आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 18, 2, ये सारे आर्टिकल सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, ठीक है। इसमें इस आर्टिकल को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ ओनली फॉर सिटीजन लिखा रहेगा, बाकी में पीपल लिखा रहेगा, ठीक है, इसमें सिटीजन्स लिखा रहेगा। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं ये देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर्स द फॉलोइंग राइट्स प्रिविलेजेस ऑन इंडियन सिटीजन। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कि आर्टिकल 15 के अंडर देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। तो ये वाले सारे राइट्स, रेस, ये राइट सिर्फ सिटीजन्स को मिलता है, ठीक है। अगर बाहर का कोई इंसान इंडिया में आया और ये क्लेम करने लगा कि अंडर आर्टिकल 15 ये लिखा है कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और एक वो चाइनीज़ पर्सन है और इंडिया में रह रहा है, तो उसको डिस्क्रिमिनेशन फेस, मतलब सम लॉ के बेस पे वो इक्वालिटी नहीं क्लेम कर सकता, ठीक है, कि सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा क्योंकि आर्टिकल 15 में लिखा है। नहीं, चाइनीज़ को इंडियन की तरह इक्वल ट्रीट इंडिया के अंदर नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बोलता है। सिर्फ इंडियन सिटीजन को ये स्पेशल राइट है। फिर राइट टू इक्वालिटी इन द केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में इंडियन आर्टिकल 16 बोलता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन फॉर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट, है ना। तो इसमें ये बोलता है कि सिर्फ ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कास्ट, सेक्स, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एंड डिसेंट, इन सब बेसिस पे इंडिया के अंदर किसी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है, ठीक है। एक
पाकिस्तान से आके इंडिया में कोई इंसान ये नहीं बोल सकता कि मेरे को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी चाहिए क्योंकि आर्टिकल 16 में लिखा है। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए राइट है, आपके लिए है ही नहीं है राइट, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 के अंडर 5-6 राइट हैं, है ना। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू ड्राइव फ्रीली, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी, ये सारे राइट्स है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारे राइट सिर्फ सिटीजन्स के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो आर्टिकल 19, 29 एंड 30 के अंडर है, जो माइनॉरिटीज़ को प्रिजर्व करते हैं, उनके कल्चर को प्रिजर्व करते हैं, ये भी सिर्फ सिटीजन्स के लिए है ना। राइट टू वोट, अब ये एक लीगल राइट है, ठीक है, 300A में ये एक लीगल राइट है। तो ये राइट ये भी सिर्फ सिटीजन को है, बाहर से आके कोई राइट टू वोट को क्लेम नहीं कर सकता। फिर राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन हाई ऑफिसेज लाइक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, गवर्नर एंड अटॉर्नी जनरल, ऐसे ऑफिसेज के लिए कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन के लिए भी सिर्फ सिटीजन्स ही खड़े हो सकते हैं, हर कोई नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है। फिर आर्टिकल 9 पर्सन लूजेस, हमने 5 to 6 तो 5 to 8 हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर इसके बाद आर्टिकल 9, 10, 11 बचे। आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है पर्सन लूजेस सिटीजनशिप इफ ही शी एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली इसने ये बोल दिया है कि देयर शैल बी नो डुअल सिटीजनशिप इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया डुअल सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, ये आर्टिकल 9 बोलता है। कैसे? पर्सन लूजेस सिटीजनशिप इफ ही शी एक्वायर फॉरेन सिटीजनशिप, अगर किसी इंसान ने खुद से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, सपोज किसी ने कनाडा की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजनशिप उसकी चली जाएगी। कोई लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं बताना है, कोई ऑर्डर नहीं पास करना है, अपने आप ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता डुअल सिटीजनशिप को, ठीक है। आर्टिकल 9 नो डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। किस कंट्री में डुअल सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज किया जाता है? यूएस में, है ना। एक पर्सन यूएस का सिटीजनशिप रखते हुए साथ में उस स्टेट का भी सिटीजनशिप रखता है जो जिस स्टेट में वो रिसाइड कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा केस नहीं है, हम मध्य प्रदेश के सिटीजन नहीं हैं, साथ में इंडिया के सिटीजन नहीं है, है ना। हम सिर्फ इंडिया के सिटीजन हैं, स्टेट के सिटीजन नहीं है। आर्टिकल 9 बोलता है नो डुअल सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रिस्ट्रिक्ट सिटीजनशिप बाय लॉ, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि आपकी सिटीजनशिप बाय लॉ छीनने की, है ना, रिस्ट्रिक्ट करने की। आपकी सिटीजनशिप रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना दे ऐसा। फिर आर्टिकल 11 क्या बोलता है? पार्लियामेंट गिवन ऑल पावर्स फॉर मैटर ऑफ एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पहले 4 लाइन में यही पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसी बात नहीं करता है जो टर्मिनेशन और एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप की हो, है ना, कि सिटीजनशिप को कैसे छोड़ा जाए और कैसे पाया जाए, इस बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात नहीं करता। ये सारी पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दे दी है अंडर आर्टिकल 11। और इसी पावर को यूज़ करते हुए कौन सा एक्ट आया था? सिटीजनशिप एक्ट, है ना। कौन से ईयर में आया था? 1955 में, ठीक है। और अभी ये रिसेंट में 1-2 साल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसी एक्ट को अमेंड करके 2019 की जो उसमें अमेंडमेंट आई है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ क्रिएट की, ठीक है। आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे, अभी अपन डिस्कस भी करते हैं उसको। तो अपने सारे आर्टिकल हो गए इस पार्ट के, ठीक है। पार्ट 2 के सिटीजनशिप रिलेटेड हमारे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पूरे हमने डिस्कस किए हैं।
सिटीजनशिप एक्ट 1955 provides for acquisition and loss of citizenship after 26 जनवरी 1950। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि सिटीजनशिप 26 जनवरी 1950 से जो पहले की सिटीजनशिप का डिस्कशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप बता चुका है, लेकिन उससे बाद उसने पावर किसको दे दी है, पार्लियामेंट को, अंडर आर्टिकल 11। ठीक है, तो उसको पावर को यूज़ करते हुए अब पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। एक्ट हैज़ बीन अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, इतने इतने समय तक एक्ट अमेंड हो चुका है। ठीक है, इतनी इतनी बार, जो कि रिसेंट में 2019 में भी अमेंड हुआ है। ठीक है, फिर ओरिजिनली ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप बट दिस वॉज रिपील्ड इन 2003। ठीक है, इंडिया कॉमनवेल्थ का भी सिटीजन था। ठीक है, मतलब उसकी सिटीजनशिप भी हमने एक्वायर की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे डुअल सिटीजनशिप को हम एवरेज नहीं कर रहे थे। कॉमनवेल्थ का मेंबर होने से हमारी डुअल सिटीजनशिप नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और जैसे कि यूएन का भी हम मेंबर हैं, तो ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन हमने 2003 में उसको रिपील कर दिया। ठीक है, कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को हमने रिपील कर दिया 2003 में। एक्विजिशन, अब एक्वायर करने के, सिटीजनशिप को एक्वायर करने के क्या क्या तरीके हैं, और ये सारे तरीके कहाँ मेंशन है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। ये कितने तरीके हैं, 5 तरीके हैं। ठीक है, इसको अपन एक निमोनिक से समझ सकते हैं। ब्रांड निमोनिक से हम सारे 5 तरीकों को याद कर सकते हैं। बाय बर्थ, जिसने जन्म लिया है इस कंट्री में वो भी सिटीजन है। ठीक है, बाय रजिस्टर करके आप इस कंट्री के सिटीजन बन सकते हैं। एक्विजिशन, अगर आपकी टेरिटरी को एक्वायर कर लिया जाए एक्विजिशन, तो भी आप सिटीजन बन सकते हैं। नेचुरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी डिस्कस करेंगे। नेचुरलाइजेशन और डिसेंट, हेरिडिटी की वजह से। ठीक है, हेरिडिटी की वजह से भी आप सिटीजन बन सकते हैं, डिसेंट। ठीक है, ये 5 तरीके हैं। निमोनिक क्या है, ब्रांड, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्विजिशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय डिसेंट। ठीक है, इन 5 तरीके से सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है। एक एक को इम्पोर्टेंट है सारे, एक एक को अभी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला है बाय बर्थ, जो बॉर्न इनसाइड इंडिया, जो इंसान इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ है उसको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। ठीक है, पर्सन बॉर्न आफ्टर 26 जनवरी 1950 एंड बिफोर, अब 26 जनवरी 1950 से पहले की बात तो कॉन्स्टिट्यूशन ने करी थी है। ठीक है, पर्सन बॉर्न आफ्टर 26 जनवरी 1950 एंड बिफोर 1 जुलाई 1987 आर सिटीजन। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट सिटीजन हैं या नहीं हैं, आप इस ड्यूरेशन में अगर इंडिया में पैदा हुए हो तो आप सिटीजन हो। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पेरेंट्स नेशनैलिटी। ठीक है, आफ्टर 1 जुलाई 1987 मस्ट हैव 1 इंडियन पेरेंट एट बर्थ। ठीक है, अगर आप 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हो, ठीक है, और 3 दिसंबर 2003 के बीच में, तो आपके पेरेंट में से एक किसी को इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी आप इंडियन सिटीजन बन सकते हो। ठीक है, भले ही आपका जन्म इंडिया में हो और आप मान लो 1990 में पैदा हुए हो, ठीक है, और मिलेनियल हो आप, ठीक है, 1990 में पैदा होने वाले आप हो, और आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक इंसान इंडियन नहीं है, तो आप इंडियन नहीं बन सकते, है ना। बाय बर्थ नहीं बन सकते, बाकी और तरीके से बन सकते हो भले ही। पर्सन बॉर्न आफ्टर 3 दिसंबर 2003 must have 1 Indian parent while the other parent must also not be an illegal migrant। अगर आप 3 दिसंबर 2003 के बाद 3 दिसंबर 2003 के बाद जन्म ले रहे हो, तो या तो आपके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो, और अगर दोनों पेरेंट्स इंडियन नहीं है तो एक पेरेंट का इंडियन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है,
दूसरा पेरेंट इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड एनिमी एलियंस आर नॉट सिटीजन, ठीक है। अगर आप फॉरेन डिप्लोमेट है, किसी देश के राजदूत हैं और इंडिया में आपकी सर्विस चल रही है, और उस टाइम पे अगर किसी को आपने जन्म दे दिया है ना, अगर किसी भी फॉरेन राजपूत के बच्चे को जन्म हुआ इंडिया में, तो वो बच्चे को बाय बर्थ नहीं मिल सकती, ठीक है। तो ये एक स्पेशल कंडीशन है जो पहले से डिसाइड कर दी गई है इस एक्ट में कि ऐसे लोग नहीं क्लेम कर सकते बाय बर्थ। फिर दूसरा है बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब होता है हेरिडिटी की वजह से, ठीक है। मेरे पापा इधर के सिटीजन है इसलिए मैं सिटीजन बन सकता हूँ, ऐसी कंडीशन, ठीक है। तो बाय डिसेंट, पर्सन बॉर्न ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 एंड बिफोर 10 दिसंबर 1992, ठीक है, जो इसके बीच में पैदा हुआ है या फिर इस दिन पैदा हुआ है, मस्ट हैव फादर एज अ सिटीजन। आइदर पेरेंट्स की सिचुएशन नहीं है, इधर फादर ही होने चाहिए, ठीक है, मदर नहीं चलेगा, सिर्फ फादर होने चाहिए एज ए सिटीजन, ठीक है, तभी वो सिटीजन बन सकता है। आफ्टर 10 दिसंबर 1992 एनी पेरेंट मस्ट बी सिटीजन। उसके बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर आप पैदा हुए हो तो कोई भी एक सिटीजन होना चाहिए, एनी पेरेंट, है ना, मम्मी पापा में से कोई भी एक चलेगा। फ्रॉम 3 दिसंबर 2004, अब ये सिचुएशन एनी पेरेंट वाली कहाँ से कहाँ तक है, 1992 से 2004 तक, 3 दिसंबर 2004 तक। पर्सन, अब फ्रॉम 3 दिसंबर 2004 पर्सन बॉर्न आउटसाइड मस्ट ऑल्सो बी रजिस्टर्ड, ठीक है। जो पर्सन बाहर पैदा हुआ है, ठीक है, और वो डिसेंट के थ्रू सिटीजनशिप पाना चाहता है, तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए एट इंडियन काउंसिलेट विद इन 1 ईयर, ठीक है। 2004 के बाद कोई पैदा हुआ है और डिसेंट के थ्रू पाना चाह रहा है तो 1 साल में उसको रजिस्टर करना चाहिए बाय बर्थ, है ना, ऑफ बर्थ, उसके बर्थ के 1 साल के अंदर। आफ्टर 1 ईयर विद परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट माइनर सिटीजन विद अदर फॉरेन मस्ट बी इन अनाउंस फॉरेन, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर आपने ऐसा कर लिया और आपके सपोज कहीं और आपका जन्म हुआ है, वहाँ आपके पेरेंट को तो सिटीजनशिप मिल गई है, लेकिन बच्चा है वो 18 ईयर्स के बाद एक्वायर कर सकता है ना, और उसको बाकी जगह की रिनाउंस करनी पड़ेगी, है ना। गवर्नमेंट माइनर जनरल जो होगा वो फॉरेन सिटीजनशिप मस्ट रिनाउंस फॉरेन सिटीजनशिप विद इन 6 मंथ ऑफ टर्निंग 18, तो उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब एप्लीकेशन करने से 2 तरीके हमने देख लिए। पहला तरीका क्या था, पहला तरीका था बाय बर्थ, दूसरा तरीका था बाय डिसेंट, तीसरा तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन ऑन एप्लीकेशन नॉट बीइंग एन इलीगल इमिग्रेंट। आप अप्लाई कर सकते हो, और ये इम्पोर्टेंट भी है थोड़ा सा, आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए, लेके इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, है ना। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। ऐसा इंसान जो इंडियन ऑरिजिन का है, इंडियन ऑरिजिन मतलब जिसके रूट्स इंडियन है लेकिन अभी वो इंडियन करंटली इंडियन सिटीजन नहीं है, ऐसा इंसान, है ना। जैसे कि ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इंडियन ऑरिजिन के पर्सन है ना, लेकिन आज की डेट में यूके के सिटीजन है। तो उसी तरीके से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 7 ईयर्स बिफोर अप्लाइंग, उसको 7 साल रहना पड़ेगा फिर अप्लाई हो सकता है ना। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर्सन मैरिड टू सिटीजन एंड रेसिडेंट फॉर 7 ईयर्स, ऐसे इंसान जो इंडियन से, जर्मनी से सपोज कोई है और इंडियन से उसने शादी कर ली, ठीक है, तो उसको 7 साल रहना पड़ेगा फिर भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। माइनर चिल्ड्रन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। एडल्ट पर्सन हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसा एडल्ट जिसके पेरेंट्स रजिस्टर्ड सिटीजन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एडल्ट हु हरसेल्फ और आइदर पेरेंट आर फॉर्मर सिटीजन आफ्टर रिसाइडिंग फॉर 12 months इमीडिएटली बिफोर एप्लीकेशन,
ऐसे एडल्ट जो खुद या फिर उनके पेरेंट्स या फॉर्मर सिटीजन हैं वो 12 महीने रहेंगे और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेनली ये रजिस्ट्रेशन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए ही है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर जो हैं फॉर 5 ईयर, वो जिनों के पास OCI लोग हैं जितने भी हैं और उन्होंने 5 साल रह लिए हैं, ठीक है, उन 5 साल में 12 महीने लास्ट के इमीडिएटली पूरा कंटिन्यूसली रहे हैं, तो वो रजिस्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO इज विद आइदर पेरेंट बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया और इन अदर टेरिटरीज एक्वायर्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, पर्सन ऑफ आज की डेट में 2015 में ये दोनों जो हैं ये मर्ज कर दिए गए हैं और अब सबको OCI के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, ये सब लोग जो बाहर रहते हैं, इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर करना चाहते हैं, आइदर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, ये लोग रजिस्ट्रेशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यही बात हो रही है और इनको लास्ट में ओथ ऑफ एलिजेंस लेनी पड़ेगी। टोटल अभी तक अपन ने क्या क्या देखा, ये बात देखी कि सिटीजनशिप, सिटीजनशिप पार्ट 2 है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 5 to 11 है। ठीक है, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7। आर्टिकल 5 बोलता है डोमिसाइल, जिनका डोमिसाइल है उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, जो कि 26 जनवरी 1950 से पहले अपीयर हो रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 6 क्या है कि पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, इन लोगों को सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। ठीक है, इसकी बात हुई है। फिर इसके बाद माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान बट लेटर रिटर्न, इनकी बात हुई है। ठीक है, इनकी बात हुई है आर्टिकल 7 में। आर्टिकल 8 जो आउटसाइड रहने वाले OCI लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू कैसे सिटीजनशिप ले सकते हैं, इनकी बात हुई है। आर्टिकल 9 क्या बोल रहा है कि नो डुअल सिटीजनशिप, और ये इम्पोर्टेंट भी है, नो डुअल सिटीजनशिप में क्या बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली आपकी सस्पेंड हो जाएगी सिटीजनशिप अगर आपने एक्वायर की किसी और कंट्री की। ठीक है, आर्टिकल 10 ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट बाय लॉ कैन टेक अवे और सिटीजनशिप, रिस्ट्रिक्ट योर सिटीजनशिप। ठीक है, और लास्ट में आर्टिकल 11 क्या है, आर्टिकल 11 बोलता है कि टर्मिनेशन और एक्वायर करने का जो राइट है, टर्मिनेशन एंड एक्वायर रिलेटेड लॉ, टर्मिनेशन और एक्वायर करने से रिलेटेड जो लॉ का राइट है वो पार्लियामेंट के पास है, और 26 जनवरी 1950 के बाद ये लॉ पार्लियामेंट बनाएगी और इसी पावर को यूज़ करते हुए सिटीजनशिप एक्ट आया 1955। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू एक्विजिशन के 5 तरीके बताए गए। 5 तरीके क्या थे, बाय बर्थ, ब्रांड है ना, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन
BRAN नेचुरलाइजेशन, D से डिसेंट, ठीक है। ये 5 तरीके से एक्वायर करने का तरीका बताया गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इनमें से हमने बर्थ और रजिस्ट्रेशन को अभी डिस्कस भी कर लिया है, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।